अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आगे आप रिएक्ट में जाना चाह रहे हो तो भर भर के आपको डी स्ट्रक्चरिंग होता हुआ दिखाई देगा। स्टेट एंड प्रॉप्स आप पढ़ोगे तो हर प्लेस पे आपको हर एक फाइल में डी स्ट्रक्चर होता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन डी स्ट्रक्चरिंग नहीं, अभी जो भी छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज हमने किया, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, इसके पहले स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर तो आप देख ही लेना, बहुत ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे, और रेस्ट ऑपरेटर तो यहाँ पे हम यूज भी करने वाले, ठीक है। तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर जो भी हमने किया, डी स्ट्रक्चरिंग जो भी हम लोग कर रहे हैं, और इसके आगे मॉड्यूल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो सब एक दूसरे से रिलेटेबल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। एंड इवन आगे आप रिएक्ट पढ़ोगे, उसमें हर जगह आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छे से सीखना, ठीक है, और मैं अच्छे से डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा। तो डी स्ट्रक्चरिंग क्या है? तो डी स्ट्रक्चरिंग में बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है कि डी स्ट्रक्चर करेंगे। कोई भी एक बेसिकली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर एरे है, तो उसे हम डी स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली एक स्ट्रक्चर ही तो है प्रॉपर, जहाँ पे की वैल्यू के पेयर में हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, तो ऑब्जेक्ट में इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू। तो इसको हम डी स्ट्रक्चर कर देंगे एक सिंगल वेरिएबल में, ताकि हम लोग हर जगह यूज कर पाए उसे। फिर एरे है, तो एरे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, और मान लो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करना है हर प्लेस पे, तो मैं इस तरीके से यूज करूं एरे ऑफ समथिंग, उससे अच्छा इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूं। और मल्टीपल अगर एलिमेंट्स को मुझे यूज करना है तो मल्टीपल वेरिएबल्स में मुझे सेव करने पड़ेंगे। तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो बहुत सारे तरीके हैं, बट डी स्ट्रक्चरिंग वाला तरीका सबसे बेस्ट है। तो फटाफट कोड में आते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, बहुत डेप्थ में पढ़ ली है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर से आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसके पहले हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें कर रखी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डी स्ट्रक्चरिंग, ये डी स्ट्रक्चरिंग, और उसमें मैंने script.js फाइल एक बना रखा है, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और यहाँ पे हम लोग कोड रन करने वाले, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे अपना, ऑलराइट, इस तरीके से clg हेलो, और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे। तो मैं अभी 21 डी स्ट्रक्चरिंग वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो आप डेफिनेटली VS कोड वगैरह तो आपको आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड script.js से मैं रन कर लूंगा, और यहाँ पे देखो हेलो आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। तो अब डी स्ट्रक्चरिंग समझने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, let object ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता था, पर्सन, स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का लेट्स से नेम आ रहा है MANSKUMARLAL, मानस कुमार लाल, नाम तो आप सभी जान ही रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रीट एड्रेस आ रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, और स्ट्रीट एड्रेस में आपके पास आ रहा है इस तरीके से तांती बाजार रोड, और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, नेम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, और इज मैरिड हो गया, ठीक है, इज मैरिड, तो डेफिनेटली फॉल्स स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या यहाँ पे पर्सन कर लो, ठीक है, पर्सन, तो इज मैरिड यहाँ पे फॉल्स, ऑल राइट। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मुझे अगर यहाँ पे इस नेम वाले की को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे मान लो कंसोल कराना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा पर्सन डॉट नेम, इस तरीके से मैं एक्सेस करूंगा। एक और तरीका है हमारे पास, और तरीका क्या है? मान लो मुझे ये स्ट्रीट एड्रेस एक्सेस करना है, तो मैं बोलूंगा पर्सन, और इस तरीके से स्ट्रीट एड्रेस, ये भी एक तरीका है हमारे पास, इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। फिर उसके बाद मान लो मुझे इज मैरिड एक्सेस करना है, तो मैं बोलूंगा CLG पर्सन डॉट इज मैरिड, और मैं इसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑल राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पहले भी हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पहले भी हम एरे पढ़ रहे थे, और एक्सेस करने तो हमें आता है, ये इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख भी रहा होगा, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ इन 3 लाइन में मुझे यूज नहीं करना है, मुझे मल्टीपल प्लेसेस पे, ये जो पूरा का पूरा एक फाइल है script.js, या आगे आप रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो एक पूरा का पूरा फाइल है, उसमें मल्टीपल प्लेसेस पे आपको यूज करने होंगे। जब भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मल्टीपल प्लेसेस पे आपको यूज करने की नीड पड़ रही है। ये नेम है, अब इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल की वैल्यू पेयर हो, यहाँ पे और कोई की वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ की वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ की वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ की वैल्यू है, बहुत लंबा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको यूज क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ पे नेम यूज करना है, स्ट्रीट एड्रेस और इज मैरिड, मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने हैं। क्या बोला हमने? मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने हैं। तो हर जगह आप इस तरीके से लिखोगे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट स्ट्रीट एड्रेस, या फिर ये आप ये वाला नोटेशन भी यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, या फिर पर्सन डॉट इज मैरिड, इस तरीके से लिखना होगा हर जगह, हर प्लेस पे। तो अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये है कि क्यों ना हम इसे डी स्ट्रक्चर कर ले पहले ही। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक स्ट्रक्चर बना के की वैल्यू पेयर हमने स्टोर किया। अब उस स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, उसको क्यों ना हम डी स्ट्रक्चर कर लें।
ठीक है। उसके की वैल्यू पेयर को बेसिकली हम तोड़ ले, एक वेरिएबल में स्टोर करा ले। हमें यहाँ पे नाम यूज करना है तो नेम नाम का एक वेरिएबल बना के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और उस वेरिएबल को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या ही दिक्कत है? उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू पर्सन डॉट नेम, है ना। लेट एड्रेस मान लेते हैं, ADD एड्रेस इज इक्वल टू पर्सन डॉट स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, ये भी हो गया। लेट इज मैरिड इज इक्वल टू पर्सन डॉट इज मैरिड। ऑल राइट, अब हमें यहाँ पे बार बार पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट समथिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ इसे, ठीक है। नेम हो गया, एड्रेस हो गया और इज मैरिड हो गया। अभी भी ये क्या ये काम कर रहा होगा? डेफिनेटली काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। बट यहाँ पे इससे भी एक प्रॉपर तरीका आता है डी स्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। तो ये भी तो हमने एक तरह से डी स्ट्रक्चर ही किया। यहाँ पे पर्सन डॉट नेम को एक नेम में ले लिया, पर्सन डॉट स्ट्रीट एड्रेस को एड्रेस में ले लिया, पर्सन डॉट इज मैरिड को इज मैरिड में ले लिया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। पहले हम लोग ऐसा ही कर रहे होते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने देखा कि अच्छा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये देखो कितना लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ जा रहा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी लगने लगता है अगर बहुत ज़्यादा लंबा कोई सिचुएशन आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि चलो मैं एक इजी सा तरीका आपको बताता हूँ। क्या करना है आपको? डिस्ट्रक्चरिंग ही करना है। डिस्ट्रक्चरिंग ही करना है। किसे डिस्ट्रक्चर करना है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक बना लो, इज इक्वल टू जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रक्चर करना है वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास कर दो। आप पूरा का पूरा इस तरीके से ऑब्जेक्ट ही लिख रहे हो या फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पास करो इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली यही ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे क्या क्या निकालना है? तो मुझे जो निकालना है वो है नेम, ये देखो नेम निकल गया। मुझे जो निकालना है वो है स्ट्रीट एड्रेस वो निकल गया और इज मैरिड ये निकालना है, ये निकल गया। अब इसको मैं यहाँ पे फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। तो वाओ ध्यान से देखो, ये वाला सिंटैक्स कितना प्रॉपर है और ये वाला एक सिंटैक्स देखो, ठीक है। ये सिंटैक्स देखो कितना ज्यादा प्रॉपर लग रहा है और एक बार ये वाला सिंटैक्स देखो। तो इसी को हम लोग कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डी स्ट्रक्चरिंग, कि हमने यहाँ पे नेम निकाल लिया, स्ट्रीट एड्रेस निकाल लिया, इज मैरिड निकाल लिया। अच्छा, और भी चीज़ें निकाल सकते हैं डेफिनेटली। ऑब्जेक्ट में अगर और भी चीज़ें होती तो और भी चीज़ें हम यहाँ पर से अलग निकाल सकते थे। अब मुझे यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से नेम, इस तरीके से स्ट्रीट एड्रेस और इस तरीके से इज मैरिड यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देना है। जो कि की का नाम था ना यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस इज मैरिड, वो एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ पे लिखना। आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इज मैरिड आप यहाँ पे आगे भी लिख सकते हो, ये देखो मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी ये काम कर रहा होगा क्या? डेफिनेटली ये काम कर रहा होगा, ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो लेकिन नाम एग्जैक्ट सेम लिखना है। अच्छा, बट यहाँ पे तो हम कुछ और भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी तरीका है, ठीक है। ऑल राइट। और प्रॉब्लम देखो, और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मान लो एक और ऑब्जेक्ट होता है कुछ इसी तरीके से, एड्रेस वाला एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बना दिया और यहाँ पे कुछ सिटी आ रहा है भागलपुर और यहाँ पे पिन कोड मान लो दे देते हैं 812004 इस तरीके से। अब मुझे इसके अंदर का ये सिटी या पिन कोड एक्सेस करना है तो मैं हर जगह कैसे करूँगा? मैं हर जगह इस तरीके से लिखूंगा पर्सन डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। तो कितना लंबा तरीका हो गया ये, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या तरीका है? तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके से कॉमा लगाऊंगा। मुझे एड्रेस को भी डिस्ट्रक्चर करना है, मैंने लिखा एड्रेस और यहाँ पे हमारा इस तरीके से पिन कोड डिस्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये पिन कोड लिखना है और हमारा ये काम कर रहा होगा प्रॉपरली, ये देखो यहाँ पे हमारा पिन कोड भी आ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये क्या कि आपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कैसे डी स्ट्रक्चर कर लिया, सब कुछ समझेंगे सीक्वेंस में, सारी की सारी चीज़ों में जाएंगे। एक बस मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, कहाँ पे आप डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से कोड को नीट एंड क्लीन मेंटेनेबल रखने के लिए आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑल राइट। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लो कभी आपको एरे को डिस्ट्रक्चर करना पड़ गया, लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। तो एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पे कोई की वैल्यू पेयर तो होता नहीं है कि आपको की का एग्जैक्ट सेम नाम देना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, A, B, C, 3 एलिमेंट्स है तो मैंने दे दिया A, B, C और यहाँ पे ये एरे पास कर दो। यही सेम एरे यहाँ पे आ रहा है, ये जो एरे है वही सेम एरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, सॉरी ए के अंदर क्या आ जाएगा 1, बी के अंदर क्या आ जाएगा 2, सी के अंदर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ए में 1 असाइन हो जाएगा, बी में 2 असाइन हो जाएगा, सी में 3 असाइन हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, हमने कंसोल ही कहाँ कराया है, ए बी और सी, बहुत ही अच्छा। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 एंड 3 प्रॉपरली आ रहा है। अच्छा, तो अब हमें ये समझ में आता है कि डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब डी स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैसे रीनेम कर सकते हैं वेरिएबल को, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पे। और सब कुछ अब हम धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा सा नोट्स की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमें सॉर्ट ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग का समझ में आया कि हाँ इस तरीके के केसेस में हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग है क्या? तो डीस्ट्रक्चरिंग इज ए जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज्ड टू अनपैक वैल्यूज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आप समझ रहे हो ना, LHS इज इक्वल टू RHS नथिंग ऑल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज्ड टू अनपैक वैल्यूज, वैल्यूज को अनपैक करते हैं। आपने रेस्ट और स्प्रेड अगर पढ़ा हो, रेस्ट एंड स्प्रेड, तो स्प्रेड में भी आपने देखा था कि हम लोग अनपैक कर रहे थे वैल्यूज को और रेस्ट में पैक कर रहे थे। तो समथिंग लाइक यहाँ भी उसी तरीके से कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं वैल्यूज को, लेकिन एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल में डाल रहे हैं ताकि हम उसको हर जगह यूज कर पाएं। अच्छा, रेस्ट भी यहाँ पे आएगा, रेस्ट विद डीस्ट्रक्चरिंग, तो वो सब भी देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम एरेज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। तो डीस्ट्रक्चरिंग इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज्ड टू अनपैक वैल्यूज फ्रॉम एरे। ठीक है, एरे से भी आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, वही की वैल्यू पेयर बेसिकली, तो उसको भी आप डिस्टिंक्ट वेरिएबल में सेपरेट आउट कर सकते हो और हर जगह यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। तो थिंक ऑफ इट लाइक अनपैकिंग ए सूटकेस। एक सूटकेस है आपके पास, ठीक है, एक सूटकेस है आपके पास और सूटकेस आप सामान बेसिकली अनपैक कर रहे हो, आप टी शर्ट अलग निकाल रहे हो, शर्ट अलग निकाल रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों सिंटैक्स मैंने आपके लिए लिख रखा है। यहाँ पे देखो एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ए के अंदर क्या आ गया 10 आ गया, बी के अंदर क्या आ गया आपका 20 आ गया। तो अब हर जगह आप यहाँ पे ए और बी यूज करोगे, ना कि इस तरीके से ARR ऑफ 0th इंडेक्स, ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। इस तरीके से एक्सेस करने के वजह आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग। ऑल राइट, और यहाँ पे obj.name करने के बजाय अब आप सिर्फ नेम लिखोगे और आपका यहाँ पे नेम आ रहा होगा। बढ़िया। डीस्ट्रक्चरिंग तो हमें समझ में आ गया। डीस्ट्रक्चरिंग कर कैसे सकते हैं वो बताओ। तो सबसे पहले एरे के साथ डीस्ट्रक्चरिंग सीखते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग सीख लेंगे। तो एरे के साथ सबसे पहले तो आता है आपका बेसिक डीस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिक डीस्ट्रक्चरिंग तो सिंपल आप जान ही रहे हो, इस तरीके से करेंगे। बेसिक डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं? तो लेट एक एरे है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 और मान लो यहाँ पे इस तरीके से और भी कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसको अगर डिस्ट्रक्चर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करने के बजाय लेट ए इज इक्वल टू ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3, इस तरीके से मैं लाइन बाय लाइन इस तरीके से काम करूँ। उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग यूज करूँ इस तरीके से। एरे है तो यहाँ पे आपको ध्यान से एरे ही बनाना है, ये समझ लो आप ध्यान से। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एरे को डिस्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना लिया, और कहीं डिस्ट्रक्चर करना है हमें ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे इस तरीके से एरे बना लिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एरे बनाओगे और यहाँ पे आप ये एरे पास कर दोगे। अब जो भी चीज़ों को आपको डिस्ट्रक्चर करना है, लाइक यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। तो जो भी आप यहाँ पे लिखते जा रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उसका वैल्यू यहाँ पे आपके पास असाइन होता जा रहा है। लाइक फर्स्ट में यहाँ पे 1 असाइन हो गया, सेकंड में आपका 2 असाइन हो गया, थर्ड में आपका 3 असाइन हो गया, और बाकी आपने यहाँ पे वेरिएबल्स ले नहीं रखा है, तो यहाँ पे माइनस और फॉल्स किसी में असाइन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इसका मतलब है आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो या डायरेक्टली आप एरे से यूज़ करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे फर्स्ट, और यहाँ पे आप अभी देखोगे तो सेकेंड, और अब यहाँ पे देखोगे तो थर्ड, ठीक है, आपके पास प्रॉपर आ रहा होगा 1 2 3। ऑल राइट। अच्छा, माइनस और फॉल्स का क्या हुआ? वो हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किया। आप चाहते हो तो और आगे वेरिएबल्स लेके सम वेरिएबल्स लेके आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो ये आपको बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आती है। एरे में इस तरीके से हम लोग बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अच्छा, और क्या तरीका है? तो और तरीका है हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर, अच्छा, अभी आपने यहाँ पे देखा था कि ये जो हमारे पास एक एरे था, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर। ऑल राइट। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास एरे था, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे थे कुछ इस तरीके से, फर्स्ट सेकेंड इज इक्वल टू ARR, और यहाँ पे हमें फर्स्ट एंड नो डाउट सेकेंड भी मिल रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट भी मिल रहा है, सेकेंड भी मिल रहा है। अच्छा, अब बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए, मैं चाहता हूँ उसको भी मैं ले ही लूँ सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे से मैंने फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, और मान लो थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों मैं अलग रखना चाहता हूँ, बाकी को मैं चाहता हूँ अलग कर दूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मैंने निकाल लिया, चाहो तो आप थर्ड भी निकाल लो इस तरीके से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब चाहते हो बाकी जो एलिमेंट्स है वो आपके एक एरे फॉर्मेट में ही आ रहे हो, मतलब रेस्ट बाकी एलिमेंट्स आपके एक जगह आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप यहाँ पे 3 डॉट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, आप रेस्ट नाम दे दो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये जो 3 डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये डॉट ऑपरेटर को ही हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं, रेस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग रेस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। रेस्ट मतलब पैक कर देना सामान को। तो ये रेस्ट क्या कर रहा है? बाकी के जो एलिमेंट्स है, माइनस फॉल्स और आगे जो भी एलिमेंट्स है, उनको एक एरे में पैक कर देगा ये। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा रेस्ट, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, फलना ढिमका, या फिर अदर्स बोल सकते हो इसको, अदर्स। तो ये जो अदर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ये देखो,
तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को तो हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया, और बाकी जो बोला, बाकी जो बच गए उसको हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके एक जगह पैक कर लिया, माइनस और फॉल्स, और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अदर्स में आ जाएंगे। तो ये था हमारा डीस्ट्रक्चरिंग विद रेस्ट ऑपरेटर। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा था, तो और ज़्यादा चर्चा करके कोई फायदा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिफॉल्ट वैल्यूज, और स्किप कैसे कर सकते हो आप एरे आइटम को। ठीक है, तो ये जो आप डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, लेट एरे इज इक्वल टू, सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यू देख लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज आप कैसे असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आप वेरिएबल ही क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पे a, b एक वेरिएबल ही क्रिएट कर रहे हो, और यहाँ पे आपके पास एरे आ रहा है 5, 10, 15 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, बढ़िया। तो ये तो प्रॉपर काम करेगा, आपको पता है a के अंदर 5 और b के अंदर आपको 10 मिल रहा होगा। ये देखो, a के अंदर 5 मिल रहा है, b के अंदर 10 मिल रहा है, और अगर आप c भी ले लो तो भी यहाँ पे आपको c मिल रहा होगा, क्योंकि c के अंदर 15 आ जाएगा। एक और एलिमेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है, थे क्या बोलता रहता हूँ मैं, मेरी तो हिंदी भी ठीक नहीं है। ये देखो 5, 10 और 15 यहाँ पे आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डी स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पे हमें डी मिल रहा होगा? मेरा सवाल है कि क्या मुझे यहाँ पे डी मिल रहा होगा? ए बी सी का तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो ए के अंदर 5, बी के अंदर 10, सी के अंदर ये 15 आ गया। डी के अंदर क्या आएगा? तो डी के अंदर कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, डी के अंदर कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूं, मतलब डी भी आप यूज करना चाहते हो, आपको पता है कि इन फ्यूचर कभी ना कभी यहाँ पे एरे में एक और एलिमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे आप डी को कुछ अपने हिसाब से कुछ वैल्यू दे सकते हो। लाइक डी में मैंने 0 डाल दिया, तो अभी देखना यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था, बट अब डी में आपका क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। कि अगर डी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, तो 1, 2, 3 एलिमेंट्स तो यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ए बी सी के अंदर डाल दिया। चौथा एलिमेंट कुछ है नहीं, तो डी के अंदर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू आपने 0 डाल दिया, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे कुछ डाल देते हो, लाइक यहाँ पे 20 डाल दो, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 20 मिल रहा होगा। तो अगर 20 ना हो तो डिफॉल्ट वैल्यू में आपको यहाँ पे 0 मिल रहा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट असाइनमेंट। अच्छा, बढ़िया। ये सब भी हमने पहले देख रखा है फंक्शन वगैरह में। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर वगैरह, तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, तो समझ में तो आ ही गया होगा। अब स्किप एरे आइटम्स की, एरे आइटम्स को आपको स्किप करना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे अगर आपके पास एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको अगर आइटम लेना है 1 और 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट, या जो भी आप नाम देना चाहो, ए और बी नाम दे देते हैं वेरिएबल का, तो ए बी तो आ ही रहा होगा डेफिनेटली। बट अगर आपको लास्ट का एलिमेंट 5 लेना है, तो आपको यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। सी भी ले रहे हो आप, डी भी ले रहे हो, ई भी ले रहे हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पे जाके 5 मिल रहा है, CLG E। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ई वाला एलिमेंट ही चाहिए था, मतलब 5th प्लेस वाला एलिमेंट ही चाहिए था, जो कि है 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंडेक्स वाइज अगर देखो तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड, एक मिनट, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, काउंटिंग नहीं आती मुझे, बताओ। तो 4th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट था, सिर्फ और सिर्फ वो मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो क्या बाकी वेरिएबल्स आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत है? क्या कंपलसरी है? बाकी मैं मेमोरी एलोकेट करना चाहता हूँ? नहीं, यहाँ पे आप चाहो तो इसको एम्प्टी को छोड़ सकते हो, यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो। ये देखो, बाकी सारे 1, 2, 3, 4 स्पेसेस मैंने एम्प्टी छोड़ दिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बाकी स्पेसेस में तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, और ई आपने यूज कर लिया, तो ई में आपको अभी भी 5 मिल रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि आगे कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, तो हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लास्ट का कोई एलिमेंट या बीच का कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप कोई और एलिमेंट सी लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको सी भी मिल रहा होगा। तो सी के प्लेस पे क्या है? ये 3 है। ठीक है, बेसिकली थर्ड प्लेस पे क्या है? 3 है, तो 3 और 5 आपको मिल रहा है। तो ये भी समझ में आता है कि इस तरीके से आप स्किप कर सकते हो, स्किप आइटम्स। बहुत बढ़िया, ये भी हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो ये स्वैप वाला मैंने पहले भी बता रखा है प्रोजेक्ट्स में भी, कि डीस्ट्रक्चरिंग के हेल्प से आप स्वैप बड़ी आसानी से कर सकते हो। पहले अगर आपको स्वैप करना था, लेट ए के अंदर 5 है, बी के अंदर मान लो आपके पास 10 है, और दोनों वेरिएबल को आपस में स्वैप करना है, तो आप क्या करते थे? आप बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक लिखते थे। क्या लिखते थे? लेट एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाते थे, और टेम्प्रोरी के अंदर आप यहाँ पे बी ए डाल देते थे, ए या बी कुछ भी डाल लो यहाँ पे। अब ए का वैल्यू हमने कहीं और स्टोर करा लिया है, तो ए के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे? बी का वैल्यू, क्योंकि ए का वैल्यू तो सेफ यहाँ पे हमने टेम्प के अंदर स्टोर करा है। और लेट क्यों कर रहा हूँ मैं? वापस से बेसिकली रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, ये तो हम कर नहीं सकते यहाँ पे लेट का यूज़ करके। अच्छा, तो टेम्प के अंदर हमने ए डाल दिया, और ए तो बेसिकली ए के अंदर हमने बी डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? बी के अंदर टेम्प डाल दूंगा, तो ये हो गया आपका स्वैप। स्वैप मतलब ए के अंदर बी का वैल्यू आ गया, और बी के अंदर ए का वैल्यू आ गया। अच्छा, हाँ, ये देखो, ए के अंदर बी का वैल्यू जो कि है 10, और बी के अंदर ए का वैल्यू जो कि है 5।
बढ़िया। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग पहले करते थे कि ए का जो वैल्यू था वो हमने कहीं और स्टोर करा लिया, फिर ए के अंदर हमने बी डाल दिया, और फिर बी के अंदर हमें पुराना ए का वैल्यू चाहिए था तो वो हमने कहीं और स्टोर करा रखा था तो वो हमने वापस ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्वैप करते तो लंबा चौड़ा स्वैप। अब डी स्ट्रक्चरिंग के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो स्वैप। कैसे? तो मान लो यहाँ पे ए के अंदर आपके पास वही अगेन 5 है और बी के अंदर आपके पास 10 है। तो अब अगर आपको स्वैप करना है तो आप यहाँ पे वापस से रीडिक्लेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि ए और बी वेरिएबल तो आपका बन ही रखा है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी और यहाँ पे इस तरीके से बी कॉमा ए। वाओ, स्वैप हो जाएगा क्या? डेफिनेटली स्वैप हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो ए कॉमा बी, तो ये आपका स्वैप हो चुका होगा। ये देखो 10 और 5 स्वैप हो चुका है। तो ये हुआ कैसे? डी स्ट्रक्चरिंग क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बी दे दिया, यहाँ पे हमने ए दे दिया, और यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे पहले ए दे दिया और यहाँ पे फिर बाद में बी दे दिया। तो हुआ क्या? बी के प्लेस पे क्या है? बी में क्या है? बेसिकली भी 10 है और ए में क्या है? 5 है। तो यहाँ पे ए के अंदर अब 10 आ गया और बी के अंदर क्या आ गया? आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो और पहले भी मैंने बताया था, ये काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में तो आ ही चुका होगा। तो ये हमने स्वैप किया यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग, स्वैप यूजिंग डी स्ट्रक्चर मेथड। तो ये बड़ा कमाल का मेथड है, हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं इस तरीके से, और बड़ा ही प्रोफेशनल सा तरीका है स्वैप करने का। ठीक है, दो वेरिएबल्स को अगर आपस में स्वैप करने हैं इजीली आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो। बढ़िया, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड एरे। अब नेस्टेड एरे में कैसे काम कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लेट एक एरे बनाते हैं यहाँ पे, या चलो अभी यहाँ पे डी स्ट्रक्चर ही करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे एरे बना लेते हैं। तो 1, 2, 3 है हमारे पास। तो डी स्ट्रक्चर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, ए और मान लो बी में मुझे कुछ चाहिए नहीं, बी को मैं डी स्ट्रक्चर करना नहीं चाहता हूँ, बेसिकली 2 को मैं नहीं लेना चाहता हूँ, 3 को भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, तो अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे ए मिल रहा होगा क्या? हाँ, मुझे ए मिल रहा होगा, अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे ए मिल रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे आगे नेस्टेड एरे भी बना रखा है, एक और नेस्टेड एरे है, और नेस्टेड एरे में हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5 है, 6 है। तो अब मैं इसे डिस्ट्रक्चर कैसे करूंगा? अगर अब मैं इसे डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूं और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मान लो यहाँ पे डी मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया और मैं CLG करूंगा डी, तो यहाँ पे आपको पता है पूरा का पूरा एरे ही आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे जो है एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट। और उस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है आपका पूरा का पूरा, ये खुद में एक एरे है तो उसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर के वैल्यूज को मुझे डिस्ट्रक्चर करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो डेफिनेटली इस तरीके से आप कर सकते हो। लेट x, y इज इक्वल टू डी, क्योंकि डी के अंदर भी क्या है? एरे है। तो CLG x, y, डी में क्या है? एरे ही है, ये वाला एरे ही है। तो मान लो ये वाला एरे ही यहाँ पे आ रहा है, तो अब उस एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ना हम इस तरीके से, डेफिनेटली। तो x, y हमें मिल जाएगा क्या? ये देखो x, y हमें मिल रहा है। वाओ, और ये सेम काम यहाँ पे भी आप डी के प्लेस पे कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करने की नीड नहीं है। वाओ, हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो था एक पूरा का पूरा एलिमेंट, ये एरे ही था और एरे के अंदर एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे भी हमने एक और एरे क्रिएट कर दिया और उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, तो मैंने पहले तोड़ के भी समझाया कि यहाँ पे आप डी वेरिएबल ले लो, अब डी के अंदर एरे आ रहा है तो एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो आप आराम से कर सकते हो, या पूरा का पूरा यहीं पे आप इस तरीके से कर दो, तो ऐसे भी काम कर जाएगा। ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग भी हमें समझ में आ चुका है। वाओ, तो डी स्ट्रक्चरिंग विथ एरे आई बिलीव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी सिंपल ही है। ऑब्जेक्ट में बस ध्यान आपको ये रखना होता है कि ऑब्जेक्ट क्योंकि की वैल्यू पेयर पे काम कर रहा होता है। एरे में ऐसा कुछ नहीं था। एरे में था कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे, हमारा काम चलता था, हम ए नाम दे दे, बी नाम दे दे, सी नाम दे दे। ये प्लेस के हिसाब से काम कर रहा था। एरे किसके हिसाब से काम कर रहा था? प्लेस के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से, कि किस इंडेक्स पे क्या है और यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास किस इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, तो सेम इंडेक्स में सेम वैल्यू जा रहा था। अच्छा, ये ए जो है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 1 जो है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो ए में क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। नो मैटर आप यहाँ पे क्या वेरिएबल का क्या नाम देते हो, ए देते हो, बी देते हो, सी देते हो, फलना देते हो, ढिमका देते हो, कुछ भी देते हो, वहाँ पे आपका चला जाएगा। ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर के बेसिस पे काम कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है की का, नाम का ध्यान रखना होता है, सेम नाम यूज करना होता है। बाकी आप रीनेम कर सकते हो, तो यहाँ पे एक रीनेम का भी कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, तो एरे आपको समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल, बस प्लेस वाइज आपको ध्यान रखना होता है कि कौन किस प्लेस पे है, दैट्स इट। बाकी अब बढ़ते हैं डी स्ट्रक्चरिंग विथ ऑब्जेक्ट्स, और सबसे पहले बेसिक डी स्ट्रक्चरिंग समझते हैं। बेसिक डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बेसिक डी स्ट्रक्चरिंग। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट obj इज इक्वल टू, हमारे पास नेम आ रहा है माइनस, और यहाँ पे एज आ रहा है 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डी स्ट्रक्चर करेंगे। तो लेट ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर करना है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। एरे करना था तो एरे, ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट। अच्छा,
इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लो आपको क्या डिस्ट्रक्चर करना है, नेम लेना है और एज निकालना है, ठीक है। तो नेम और एज निकाल सकते हैं, नेम कॉमा एज। ध्यान देना कि वेरिएबल का नाम कुछ और नहीं देना है। अगर आप सोच रहे हो कि सेकंड प्लेस पे हम यहाँ पे कुछ और नाम दे दे फलना, तो फलना के अंदर एज आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेम तो आएगा लेकिन एज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका फलना अनडिफाइंड रहेगा। ये देखो माइनस आ रहा है, ये अनडिफाइंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम की देना होता है, ये एज ही आपको यहाँ पे देना होगा भाई लोग। तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया और यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। ठीक है, इतना हमें समझ आ चुका है। तो बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग हमें समझ में आता है, ठीक है। अगर दूसरा नेम यूज करना हो सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑलराइट, अब अगेन यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर समझ में तो आ ही गया होगा। डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, ये रेस्ट ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया। लेट ओबीजे इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास नेम है, और बार बार क्यों ही लिखना। देखो एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो इसी को यहाँ पे ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे नीचे आऊँगा, फिर ऐसे ऊपर जाके देखना पड़ेगा, फिर नीचे आके ऊपर, नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहीं पे करते हैं ऐसे ऐसे ऊपर, इतना कौन स्क्रॉल करेगा यहाँ, समझ रहे हो आप मेरी बात समझ रहे हो। ये देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, फिर मुझे यूं स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा अगर मैंने बहुत ज़्यादा कोड लिख दिया, और यहाँ पे फिर मैं देखूंगा कि ये अच्छा ये ऑब्जेक्ट था, फिर मैं यूं नीचे जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये देखो यहाँ पे ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं। चलो, हालांकि टाइम वेस्ट करने में तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, ठीक है। नेम एज, और फिर यहाँ पे मान लो सिटी आ रहा है भागलपुर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया, और भी कुछ ले सकते हो, इज मैरिड, तो यहाँ पे फॉल्स। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, डी स्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, बहुत बढ़िया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, नेम है, एज है, सिटी है, इज मैरिड है, इज मैरिड में डी भी होता है। तो यहाँ पे नेम मैंने निकाल लिया, एज मैंने निकाल लिया, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि नहीं निकालना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ों का अलग एक बेसिकली पैक करके मुझे अलग चीज़ में दे दो। तो मैंने बोला इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ रेस्ट यूज़ करते हैं। रेस्ट कब यूज़ करते हैं, पैक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला नेम और एज तो हम निकाल लेते हैं, सिटी इज मैरिड रहने दो, इसको मुझे अलग से ऑब्जेक्ट में पैक करके दे दो, डॉट 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 रेस्ट, या कुछ और नाम दे दो, अदर्स, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे CLG नेम भी आ रहा होगा, एज भी आ रहा होगा, अदर्स भी आ रहा होगा, तो नेम और एज को हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, और बाकी जो यहाँ पे की वैल्यू पेयर थे उसको हमने डी स्ट्रक्चर करके अदर्स में निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेम माइनस एज 21, और बाकी यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उन बाकी चीज़ों का ये ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। अच्छा, ध्यान से देखा आपने, ऑब्जेक्ट के केस में ये ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, एरे के केस में ये एरे बना के दे रहा था। वाओ, बड़ा समझदार है, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा समझदार है। एरे के हम लोग तो एरे के केस में ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के केस में एरे यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत लोग इस तरीके से ऐसे कर रहे होते हैं, ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों से ज़्यादा समझदार है आई बिलीव जावास्क्रिप्ट। बढ़िया, तो समझ गए आप। यहाँ पे बाकी इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके बाकी चीज़ें अलग निकाल सकते हो। इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि जो फर्स्ट प्लेस पे यूज़र है और जो सेकंड प्लेस पे यूज़र है और जो थर्ड प्लेस पे यूज़र है, लाइक हमने बेसिकली मार्क्स के बेसिस पे अरेंज कर रखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो यूज़र है उसे तो हमने अलग दिखाना है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे आया है, सेकंड प्लेस पे आया है, थर्ड प्लेस पे आया है, अच्छे मार्क्स आए उसके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमें अलग दिखाना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम अलग डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, बाकी बोलेंगे बाकी को अलग रेस्ट ऑपरेटर में, हमें रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके बाकी का हम अलग एरे में ले लेंगे या अलग ऑब्जेक्ट में ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ चुका है, डिस्ट्रक्चरिंग विथ रेस्ट ऑपरेटर। कमेंट कर दूं क्या? हाँ, कमेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी बड़ा ही ईजी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो इस तरीके से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यहाँ पे नेम है माइनस, और मान लो एज जैसा कुछ है ही नहीं, तो नेम तो हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्या एज में हमें कुछ मिल रहा होगा? क्या एज में हमें कुछ मिल रहा होगा? नेम तो मिल रहा होगा, एज में हमें कुछ मिल रहा होगा? नहीं, एज तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, एज अनडिफाइंड मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ अगर कुछ ना हो। और रिएक्ट में आप बहुत प्लेस पे ये सारी की सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है, कि एज इज इक्वल टू वहाँ पे जो आप देख रहे होते हैं ना एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट के अंदर हम इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। और मान लो अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि एज में 21 दे देते हैं, कि अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो एज में आपका यहाँ पे 21 आना चाहिए या 18 आना चाहिए मान लो, तो एज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए? 18। और अगर हम पास कर रहे हैं कुछ,
रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ हम प्रॉप वगैरह पास कर रहे हैं एज, तो यहाँ पे आपके पास जो एज आ रहा है वो एज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो, और ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमा छूट गया, ठीक है। तो जो एज यहाँ पे आ रहा है वो एज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पास कर रहे हैं तो डिफॉल्ट में आपके पास 18 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू इन डीस्ट्रक्चरिंग। ये भी आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है जो उसमें था इसमें था। इसमें रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट एक अलग है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला हमने, की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और यहाँ पे नेम दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, मानस कुमार लाल। तो एरे में तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे देते थे, बट यहाँ पे तो आपको नेम ही देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज तो एरर मिल जाएगा कि ये तो अंदर में है ही नहीं, या अनडिफाइंड मिल जाएगा बेसिकली, क्योंकि वो वैल्यू है नहीं उसके पास। नेम की जगह अगर मान लो यहाँ पे हम फुल नेम दे दे, फुल नेम, तो क्या इस फुल नेम को हम एक्सेस कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेम ही देना पड़ेगा। तो क्या हम इसे रीनेम कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोलोन का यूज़ करके, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप कोलोन का यूज़ करके, कोलोनी बोलते हैं ना इसे, आई बिलीव कोलोनी बोलते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हो, लाइक फुल नेम मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पे फुल नेम दे सकते हो। अब ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट में इस तरीके से इसको की वैल्यू पेयर मानते हैं, बट यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। ये है आपका एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि ये की है और ये वैल्यू है, तो यहाँ पे एरर मिल जाएगा, क्योंकि तो बेसिकली आपका फुल नेम वेरिएबल बन नहीं रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में होता है ये की, ये होता है आपका वैल्यू। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपका ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जो सेम यहाँ पे आपका की का नाम होता है वही सेम नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो मैंने बोला अगर हमें कुछ और नाम देना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से रीनेम कर सकते हो, और अब बहुत जगह ऐसा होता हुआ देखोगे, तो बाद में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप अभी ही समझ लो। ये जो क्या कर रहे हैं, हम रीनेम कर रहे हैं कि पहले इसका नाम नेम था, अब इसका नाम फुल नेम है। तो क्या अब हम इसे नेम से एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या अब हम इसे फुल नेम से एक्सेस कर सकते हैं? डेफिनेटली। ये देखो मानस कुमार लाल आ रहा है। तो क्या आपको समझ में आया? यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में मत समझना। ये डी स्ट्रक्चरिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम लोग कर रहे हैं वो डी स्ट्रक्चरिंग है, राइट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप इस तरीके से रीनेम कर सकते हो, रीनेम वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे। नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरे में तो कुछ नहीं था, एक आपने एरे बनाया, उसके अंदर फिर आपने वेरिएबल दे दिया, डिस्ट्रक्चर हो गया। ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो ये मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रक्चर, क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रक्चर। और चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से बना लेते हैं। लेट obj इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम है मानस कुमार लाल, और यहाँ पे एज है 21, और यहाँ पे एड्रेस है। एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे आपके पास सिटी आ रहा है भागलपुर, और यहाँ पे पिन कोड आ रहा है 812004, और यहाँ पे एक और एरे है, ठीक है, एक और एरे है 1 2 3 4 5। अब इस एग्जाम्पल से आप सारी की सारी चीज़ें सीख जाओगे जो आपने पहले सीखी है, ठीक है। तो नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया। मैंने बोला नेम डिस्ट्रक्चर करना है। क्या बोला मैंने? नेम डिस्ट्रक्चर करना है। ये ले लो, नेम ले लिया। अब मैंने बोला नेम नहीं, इसका नाम दे दे तो फुल नेम। तो रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, कोलोन लगा के इसका नाम दे देंगे फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। तो क्या हम फुल नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ, फुल नेम को एक्सेस कर पा रहे होंगे। ये देखो फुल नेम हमारा आ रहा है, बहुत बढ़िया। फुल नेम को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या हम एज को एक्सेस कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यहाँ पे एज को भी एक्सेस कर सकते हैं डिस्ट्रक्चर करके इस तरीके से। और मुझे इसे रीनेम करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, मैं इसे रीनेम नहीं करूँगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक वे में लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फुल नेम और एज हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब मुझे एड्रेस को डिस्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एड्रेस लिखूँ, तो आप ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट मुझे तो यहाँ पे पिन कोड भी डिस्ट्रक्चर करना था, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे एक और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लो, और एड्रेस आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखो एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर है पिन कोड। तो यहाँ से आप पिन कोड डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अच्छा, क्या मुझे पिन कोड मिलेगा? यहाँ पे पिन कोड अगर मैं देखना चाहूँ तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।
डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बट इंस्टीड ऑफ कि आप इसको अलग से यहाँ पे काम करो, आप नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। आपने जो यहाँ पे किया, आप बोलोगे हम सेम काम यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है एरे से। आप एरे में तो इस तरीके से एरे बनाते थे, वेरिएबल लिखते जाते थे, काम हो जाता था। यहाँ पे ना आपको ये की मेंशन करना पड़ता है कि आप अंदर नेस्टेड किसको डिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हो, एड्रेस को। अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे एड्रेस और यहाँ पे कोलोन दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रीनेम कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ये एड्रेस और कोलोन वापस से ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि यहाँ पे हम नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब एड्रेस के अंदर जो पिन कोड वाला की वैल्यू पेयर है, इस पिन कोड को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो क्या मैं पिन कोड देख सकता हूँ? डेफिनेटली दे सकता हूँ, बट मुझे मिलेगा एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस यूज कर रखा है और एड्रेस को मैंने डिस्ट्रक्चर किया नहीं है। एड्रेस को किया गया? नहीं, एड्रेस को डिस्ट्रक्चर नहीं किया है। ये तो हम एड्रेस के अंदर जो पिन कोड है उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। एड्रेस को अगर डिस्ट्रक्चर करना होता तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखते एड्रेस, और अगर एड्रेस को रीनेम करना होता तो हम यहाँ पे लिखते कुछ और, लिख देते लाइक फुल एड्रेस, इस तरीके से। अच्छा, तो क्या ये डिस्ट्रक्चर हो जाता? हाँ, डिस्ट्रक्चर हो जाता। अब हमें एड्रेस मिल रहा होगा क्या? नहीं, एड्रेस नहीं, अब हमें फुल एड्रेस मिल रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से। ये देखो हमें फुल एड्रेस मिल रहा है। वाओ! तो हमें एड्रेस को डिस्ट्रक्चर नहीं करना, नहीं, हमें एड्रेस के अंदर ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट था और उस की का नाम था एड्रेस। तो एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन वाइज तो चल नहीं रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, की वाइज चल रहा है। तो आपको यहाँ पे की मेंशन करना पड़ेगा कि किस की को आप फर्दर डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। तो मैं एड्रेस वाला जो की है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं फर्दर डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। क्या डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ? पिन कोड। तो क्या हमें पिन कोड मिल रहा होगा? क्या फुल एड्रेस मिल रहा होगा? नहीं, फुल एड्रेस को हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किया। अच्छा, वाओ! क्या मैं यहाँ पे पिन कोड को भी रीनेम कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोड लिख दूं तो अब मुझे यहाँ पे कोड यूज करना है, ना कि पिन कोड। वाओ! मजा आ गया। अब इस एड्रेस के अंदर भी यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, तो क्या मैं इस एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ? डेफिनेटली। कॉमा लगा के ये लो, एरे भी डिस्ट्रक्चर हो चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ CLG एरे, तो यहाँ पे ये देखो हमें एरे मिल रहा है। अब इस एरे को भी मैं डिस्ट्रक्चर करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कोई की वगैरह की मेंशन करने की नीड नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट के अंदर है ना एरे, तो यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से एरे। और यहाँ पे मैं इसको नेस्टेड डिस्ट्रक्चर करना चाहूँ तो ध्यान से समझना, अभी मैंने एरे डिस्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब मैं नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि लेट A, B, और यहाँ पे एरे इस तरीके से मैंने दे दिया, तो मुझे A, B मिल रहा होगा क्या? डेफिनेटली A, B मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एरे आ रहा है और एरे को मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया और A और B वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे A और B के अंदर 1 और 2 आ रहा है। अच्छा, ऑल राइट। तो क्या मैं वो सेम काम यहाँ पे नहीं कर सकता था? ये जो हम सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सेम काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता था क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये देखो एड्रेस जो है आपका, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर इस की को आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, ये आपने यहाँ पे कहाँ मेंशन किया? नहीं मेंशन किया। जैसे एड्रेस को डिस्ट्रक्चर कर रहे थे तो एड्रेस की आपने मेंशन किया और बोला कि इसके अंदर की सारी वैल्यूज को हम लोग डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। यहाँ पे एरे की है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से मेंशन कर दो कि उसके अंदर हम फर्दर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस एरे को। तो यहाँ पे अब आपके पास A और B मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे हैं क्या? console.log, अच्छा ये एरे अब तो नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, एरे को डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, A और B तो मिल ही रहा होगा, हाँ A और B मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो कितना भी नेस्टेड आप जाना चाहो आप जाके डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा प्रॉपर अप्रोच नहीं है ये कि आप बहुत ज़्यादा नेस्टेड में जाके डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, एक लेवल तक कर रहे हो तो चलो समझ में आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है अपने आप में, और हालांकि इतना ज़्यादा नेस्टिंग करना ठीक भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहाँ पे क्या रीडेबिलिटी मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। रीडेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोड का रीडेबल होना, एफिशिएंट होना। अब यहाँ पे देखो वर्किंग पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वर्किंग वाइज तो जैसे आप वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल में आप डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन से कर रहे थे वो भी ठीक ही है, और यहाँ पे भी आप वेरिएबल मेमोरी एलोकेट कर ही रहे हो, ये भी ठीक ही है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोड रीडेबल हो गया, थोड़ा सा मेंटेनेबल हो गया। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी के लिए हाँ, रीडेबिलिटी के लिए हाँ, अच्छा ठीक है। वैसे भी कर सकते थे हम लोग जो पहले करते आ रहे थे, हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट कंपनीज में हमें ऐसा मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा। रिएक्ट में ऐसा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। हर जगह पे कदम कदम पे आप इस तरीके से ये वाला रीनेम होता हुआ देखोगे। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे होंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप देखोगे कि अगर फाइल को सेम फाइल आ गया, दो फाइल का नाम सेम है, तो आप वहाँ पे रीनेम करके यूज कर रहे होगे, ठीक है
ठीक है। फिर डिफॉल्ट असाइनमेंट भर भर के कर रहे होगे। तो ये जो लेक्चर है ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप यूज नहीं कर रहे होगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, तो क्या हमने डीस्ट्रक्चरिंग समझ लिया प्रॉपर तरीके से? हाँ, हमने डीस्ट्रक्चरिंग समझ लिया। एक बार रिकैप ले लो फटाफट, एक बार रिकैप में दे देता हूँ आपको, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? डीस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट ए जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे हम अनपैक कर रहे होते हैं वैल्यूज को, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे कि हम वैल्यूज को अनपैक कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। चाहे आप एरे हो गया तो एरे की जो भी आपके पास आइटम्स हैं उनको आप डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हो। ऑब्जेक्ट के पास जो प्रॉपर्टीज है उसको आप डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो। बस एरे और ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्चरिंग में अंतर बस इतना होता है कि एरे आपका पोजीशन के बेसिस पे या इंडेक्स के बेसिस पे काम कर सकता है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दो, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका की के बेसिस पे काम करता है, पोजीशन के बेसिस पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका की नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप रीनेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। अगर एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो पोजीशन बहुत मैटर करता है। फर्स्ट पोजीशन पे ये, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर 1 जाएगा, सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर 2, थर्ड वाले वेरिएबल के अंदर 3। ऑलराइट, डिस्ट्रक्चरिंग मीन रेस्ट ऑपरेटर। तो मैंने बोला ए के अंदर 1, बी के अंदर 2 आ जाना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट ये जो पूरा का पूरा ये बच गया, ये जो पूरा का पूरा ये बच गया, इसको मुझे अलग एक एरे में पैक करके दे दो। रेस्ट का काम ही होता है, रेस्ट ऑपरेटर ही होता है पैक करने के लिए। तो मैंने बोला बाकी जो बच गया वो मुझे यहाँ पे डॉट 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 मैंने यूज़ किया है एज अ रेस्ट ऑपरेटर, तो मुझे पैक करके दे दो। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। फिर डिफॉल्ट वैल्यूज़, मैंने बोला कि यहाँ पे x के अंदर तो 10 आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आ रहा होता तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 1 दे दिया कि 1 आ जाएगा। y में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y के प्लेस पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये हो गया आपका फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया आपका 0th इंडेक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स पे तो 10 है तो x में आपका 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन y के प्लेस पे कुछ है क्या? y के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे y के प्लेस पे आपका डिफॉल्ट असाइनमेंट हमने दे रखा है 2 का, तो y के प्लेस पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्किप एरे आइटम्स, तो मुझे मान लो यहाँ पे बीच में ये जो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे जो आइटम प्रेजेंट है उसकी मुझे नीड ही नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ इस तरीके से। अलग से वेरिएबल बना के मेमोरी खर्च करने की कोई नीड नहीं है, मैं इसे स्किप कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं इसे स्किप कर सकता हूँ डेफिनेटली। यहाँ पे आप खाली स्पेस छोड़ दो, स्किप हो गया। या आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्किप करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट के अंदर 10 आ गया, थर्ड के अंदर 30 आ गया। फिर मैंने बोला स्वैप कर सकते हो इस तरीके से। स्वैप करने का बड़ा ही ईजी तरीका है कि आप यहाँ पे a, b इज इक्वल टू b, a कर दो। तो यहाँ पे तो आपका b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? बेसिकली b में आपका क्या है? 10 है, और a में आपका क्या है? 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्वैपिंग ही हो रहा है। a के अंदर आपका 10 आ गया और b के अंदर 5 आ गया, तो स्वैप कर दिया हमने, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग मेथड का यूज़ करके हम स्वैप भी कर सकते हैं, और वन लाइनर स्वैप इसे कहते हैं। वन लाइनर स्वैप, एक लाइन में हो जाता है, और पता नहीं ये पेन पता नहीं रह के बिगड़ जाता है। थोड़ी देर यूज़ करता हूँ फिर ये अलग फालतू सा हो जाता है, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद नेस्टेड एरे। तो नेस्टेड एरे में हमने देखा कि पोजीशन ही मैटर करता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे तो हमारा ये यूज़र 1 हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और बाकी सेकंड इंडेक्स पे तो ये पूरा का पूरा एरे ही है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ARR या कुछ और लिख रहे होते तो हमें पूरा का पूरा एरे मिल जाता डिस्ट्रक्चर होके। मैंने इस एरे को भी अंदर डिस्ट्रक्चर करना है, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो यहाँ पे हमने एक और एरे इस तरीके से बना दिया, और उसके अंदर के आइटम्स को हम इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं। तो बस यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक। फिर हम आए ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में मैंने बोला की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो यहाँ पे की है और जो यहाँ पे की है वही सेम की का आपको यूज़ करना है, और आप यहाँ पे आसानी से डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। फिर रेस्ट ऑपरेटर सेम एज इट इज़। यहाँ पे पहला नेम हमने ले लिया, बाकी मैंने बोला जो बच गया उसको हमें अलग वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट में पैक करके दे दो। ऑब्जेक्ट के केस में ये ऑब्जेक्ट दे रहा होता है, एरे के केस में ये एरे दे रहा होता है, ठीक है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू सेम। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम सिटी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं, सिटी नाम का की है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग अपने हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि अगर ना हो तो ये दिख जाए, ठीक है। फिर रीनेम कर सकते हैं वेरिएबल को? हाँ, रीनेम कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कोलोन देके यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि हम इसे रीनेम कर रहे हैं। ऑलराइट, बाकी तो यहाँ पे होता है आपका की वैल्यू राइट हैंड साइड में जो भी आप कर रहे हो। फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको की मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि नेस्टेड जो आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग जो आप कर रहे हो यहाँ पे, ये देखो प्रोफाइल को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं फर्दर, तो डिस्ट्रक्चर करते समय आपको यहाँ पे की मेंशन कर देना है कि फर्दर आप डिस्ट्रक्चरिंग किसकी कर रहे हो, क्योंकि की के बेसिस पे यहाँ सारा काम होता है, पोजीशन के बेसिस पे ही होता नहीं है। तो आईडी को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर सिर्फ प्रोफाइल लिखते तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आ जाता प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर, बट हमें इसको अलग से फर्स्ट नेम और लोकेशन इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करना है
तो मैंने बोला ठीक है, प्रोफाइल और कोलोन का यूज़ करके यहाँ पे वापस से ऑब्जेक्ट का वाला सिंटैक्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे और वेरिएबल का नाम दे देंगे वही सेम जो यहाँ पे नाम दे रखा है की का, और यहाँ पे हमारा डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब डी स्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर्स, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाओगे रिएक्ट में तो आपको रिएक्ट में यही सारी की सारी चीज़ें भर भर के मिल रही होंगी। तो एरे इन पैरामीटर्स, ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट दोनों देख लेते हैं। तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं सम नाम का, और यहाँ पे a, b हम लोग ले रहे हैं और CLG कर रहा है, मान लो ये CLG a प्लस b, ठीक है, बेसिकली सम कर रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पे सम को कॉल करके हम यहाँ a b पास कर रहे हैं और a b पास कर रहे हैं, ठीक है। लेट a में हमारा 10 है और b में हमारा 5 है, तो 5 और 10 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 आपका आउटपुट आना चाहिए, नो डाउट। यहाँ पे देखो 15 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट काफ़ी प्लेसेस पे आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा कि यहाँ पे हम इस तरीके से लेट एरे क्रिएट कर रहे हैं, एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 10 और 5, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मुझे सेंड करना है, तो मैं एक तरीका तो ये है कि एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1, और तो एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे क्या है 10 है, एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो 0 और 10 और 5 जाएगा यहाँ पे, तो 10 और 5 15 हो जाएगा और अभी भी सेम आउटपुट आपका मिल रहा होगा। बट यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे पूरा का पूरा एरे भेज सकते हो और यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आपके पास एरे था तो आप इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर रहे थे ना, इस तरीके से आप यहाँ ये सेम काम कर सकते हो। ये सेम काम जो है डी स्ट्रक्चरिंग वाला आप यहाँ पे कर सकते हो। तो क्या ये डी स्ट्रक्चर हो जाएगा? हाँ, डी स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहाँ पे आपको सेम आउटपुट मिल रहा होगा। तो हम फंक्शंस में मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा कर रहे होते हैं और एरे के साथ तो कम, ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादा डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। रिएक्ट वगैरह में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से आपको ज़्यादा डी स्ट्रक्चर होता हुआ मिल रहा होगा, इस तरीके से नेम, एज, फंक्शन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। खैर यहाँ पे तो एरे था, तो अगर इस तरीके से a, b देंगे तो डेफिनेटली a के अंदर हमारा एरे आ जाएगा और b के अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा होगा बड़ा ही अजीब सा चीज़ कॉन्कैटिनेट होके मिल रहा है। यहाँ पे देखो 5 अनडिफाइंड, तो इसे तो फिलहाल कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, ए में आपके पास क्या आ गया, एरे आ गया, और बी में आपके पास क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल पैरामीटर पास किया था जो कि है एक एरे। तो ए के अंदर तो एरे आ गया और बी के अंदर कुछ नहीं था, अनडिफाइंड आ गया। ऑल राइट, और अगर आप इसे अनकमेंट करके देखो तो आपके पास डेफिनेटली एरे में अनडिफाइंड ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ही आउटपुट आएगा, यहाँ पे देखो 10 5 अनडिफाइंड, बड़ा अजीब सा आउटपुट आ गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, 10 5 और अनडिफाइंड, और दोनों ही कॉन्कैटिनेट हो गए, ठीक है। समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग में 10 5 कन्वर्ट हो गया और अनडिफाइंड भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए, तो 10 5 अनडिफाइंड इस तरीके से आ रहा है। बट ऐसा तो हमें नहीं करना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर कर लेंगे इस तरीके से, और ए और बी के वैल्यू को, और यहाँ पे हमारा ए और बी का सम होके मिल रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। सेम आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। लेट यहाँ पे आपके पास ग्रीट फंक्शन है जो कि आपके पास ले रहा है नेम और एज, ठीक है, और यहाँ पे CLG कर रहा है, क्या CLG कर रहा है, हेलो नेम, मैंने मानस कुमार लाल पास किया, तो हेलो मानस कुमार लाल, योर एज इज़, ये एज वेरिएबल यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। तो नेम और एज, और अच्छा यहाँ पे मैंने लेट क्यों कर दिया, फंक्शन ना, ठीक है। तो अब ग्रीट को कॉल करते हैं, और नो डाउट अगर हम लोग नेम पास करें मानस और एज पास करें 21, तो ये हमें कंसोल में शो कर रहा होगा हेलो मानस, योर एज इज 21, समथिंग लाइक दैट। बट आप मैक्सिमम प्लेसेस पे देखोगे कि आप यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे होते हो, नेम मानस कुमार लाल और एज 21, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पास अभी अगर यहाँ पे आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कुछ इस तरीके से obj.name फिर obj.age समथिंग लाइक दैट, और इससे भी आपका काम करेगा डेफिनेटली, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम जनरली जो कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। और अभी डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो नेम के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एज अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, एज अनडिफाइंड हो जाएगा। ये देखो हेलो, ये इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया और ये आपका एज अनडिफाइंड है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेना है इस तरीके से। तो अभी समझ में आ रहा है हमें, यहाँ पे हमें नेम मिल रहा होगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट आ रहा था पूरा का पूरा, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करना है, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करते हैं और यहाँ पे की का नाम देते हैं एग्जैक्ट सेम जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दे रखा है। तो यहाँ पे नेम और एज,
ठीक है, तो क्या ये डी स्ट्रक्चर हो गया? डेफिनेटली ये डी स्ट्रक्चर हो चुका है। हेलो मानस कुमार लाल, योर एज इज 21। वाओ। और ये आपको बहुत प्लेसेस पे दिख रहा होगा, आप रिएक्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिल रहा होगा। एरे डी स्ट्रक्चरिंग नहीं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरा इंटरेस्ट। ऑल राइट, तो मैं इसे कमेंट कर दूं, कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, एरे इन पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट्स इन पैरामीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर डाल रहे हो पैरामीटर में तो आप इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, और क्वेश्चंस भी फटाफट कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि ब्रेक ले लूँ, बट बहुत ज़्यादा टाइम आई बिलीव हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से कर लोगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अब यहाँ पे रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर और साथ ही साथ डी स्ट्रक्चरिंग, सबका क्वेश्चन मिक्स है यहाँ पे। बेसिकली 4 क्वेश्चन है, इसके आपको पूरा की पूरी क्लियरिटी लग जाएगी कि हाँ इस तरीके से हो रहा होता है, और जो भी बचा कुचा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? ऐसा कर रहे हैं कि एरे है हमारे पास यहाँ पे, और उस एरे को हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट के अंदर उस एरे को स्प्रेड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ये हमारा क्वेश्चन 1, लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमें मान लो कॉपी बनाना होता है एरे का, कॉपी एरे, और इस तरीके से एरे हम यहाँ पे स्प्रेड करते तो डेफिनेटली एरे का कॉपी बन जाता। CLG करते हैं कॉपी एरे को, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे हमने इस तरीके से एरे ओपन क्लोज किया, तो ये खाली एरे था, एरे के अंदर ये वाला जो एरे है उसको हमने स्प्रेड कर दिया। तो स्प्रेड कर दिया तो इसका जितना का सारा सामान है वो यहाँ पे बिखर गया, और यहाँ पे हमें दूसरा एरे मिल गया 1 2 3, ठीक है, ऑल राइट। बट अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट के केस में करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ले और डॉट 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 ARR करें तो अब हमारा आउटपुट क्या मिल रहा होगा? क्या यहाँ पे कोई एरर आ जाएगा या क्या मिल रहा होगा? क्या मिल रहा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एरर तो कुछ नहीं आएगा। बेसिकली आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट इतना समझदार होता है, एरे के केस में एरे की तरह काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। तो जब आप एरे को यहाँ पे स्प्रेड करोगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सारा का सारा की वैल्यू पेयर में आपको दे रहा होगा। मतलब कि एरे में क्या होता है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू 1 है बेसिकली, और फर्स्ट इंडेक्स पे आपका सेकेंड है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0th इंडेक्स पे आपका 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 2 है, और सेकेंड इंडेक्स पे आपका 3 है। तो यहाँ पे ये की वैल्यू फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देगा कि 0 पे 1, फर्स्ट पे 2 और सेकेंड पे 3rd, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप इसे रन कराओगे तो यहाँ पे देखो 0 पे 1, फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 3rd। अच्छा, ठीक है, हमें समझ में आता है इतना। तो अभी इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और बढ़ते हैं आगे। तो हाउ डज यूजिंग स्प्रेड हेल्प अवॉइड म्यूटेशन? ठीक है, मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल को अफेक्ट किए बिना आपको क्या करना है? सबसे पहले तो म्यूटेशन अवॉइड करना है। मतलब ओरिजिनल जो भी ऑब्जेक्ट है या ओरिजिनल जो भी एरे है उसमें छेड़खानी नहीं करना है, आपको कॉपी बनाना है, उस पर काम करना है। दैट इज कॉल्ड कि आप म्यूटेशन अवॉइड कर रहे हो, म्यूटेट नहीं कर रहे हो डायरेक्टली। म्यूटेट मतलब चेंज करना, ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे हो। तो इंडस्ट्री की अगर बात करो या प्रोडक्शन की अगर बात करो तो ज़्यादातर हम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर रहे होते ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या एरे को, हम वहाँ पे कॉपी बना के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाउ डज यूजिंग स्प्रेड हेल्प अवॉइड म्यूटेशन? तो ये पूछ रहा है कि स्प्रेड ऑपरेटर आपका कैसे यूजफुल है म्यूटेशन को अवॉइड करने के लिए। अगर आपको मॉडिफाई करना है ऑब्जेक्ट को विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो आप कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको कॉपी बना के देगा, आप कॉपी पे काम कर रहे होगे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना कुछ मैं ऐसा चाह रहा हूँ, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे कुछ है, नेम मानस कुमार लाल, और एज है आपके पास मान लो 21। ठीक है, 30 मैं क्यों लिख रहा था। और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं, मान लो इस ऑब्जेक्ट में सिटी ऐड करना है, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं डायरेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूँ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दूँ, ओबीजे डॉट सिटी इज इक्वल टू भागलपुर। इस तरीके से मैं ऐसा काम कर दूँ, है ना, ऐसा काम कर दूँ। और CLG ऑब्जेक्ट को मैं देखूँ तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट में आपका सिटी ऐड हो चुका होगा। ये देखो सिटी ऐड हो चुका है, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट म्यूटेट नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? हम कुछ ऐसा है कि एक कॉपी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉपी ऑब्जेक्ट, या इसको कह दो ऑब्जेक्ट विथ सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुराने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर लेंगे, डॉट 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 ओबीजे। अब स्प्रेड करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट लेवल का पूरा वैल्यू कॉपी बन जाएगा यहाँ पे, है ना, शैलो कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और अब इसके बाद हम यहाँ पे सिटी ऐड कर सकते हैं, भागलपुर। ठीक है, तो पुराना ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे CLG करके ऑब्जेक्ट विथ सिटी,
तो ऑब्जेक्ट विथ सिटी वाले में आपका सिटी आ रहा होगा, ये देखो सिटी आ रहा है, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमने चेंज नहीं किया, CLG ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे OBJ विथ सिटी में भी कुछ ऐड करोगे ना, लाइक डॉट में समथिंग एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस इज इक्वल टू रोड में सिर्फ लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप अगेन ऑब्जेक्ट विथ सिटी को देखोगे तो यहाँ पे देखो नेम, एज, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम और एज ही है। तो इस तरीके से हम कुछ काम कर रहे होते हैं। इसी का मतलब होता है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को आप म्यूटेट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे उसको कॉपी बना के काम कर रहे हो यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो इस तरीके से आपका स्प्रेड ऑपरेटर हेल्पफुल है कि आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को म्यूटेट ना करो, आप अपना कॉपी बना के काम कर रहे हो। तो ये इंटरव्यू में भी आपसे काफ़ी बारी पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। राइट ए फंक्शन दैट टेक नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट एंड separates even and odd numbers and return an object with even and odd and destructure the output while calling function। बाप रे बाप, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बट हाँ समझ में आ रहा है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, एक फंक्शन हम बना देंगे। अब करना क्या है, तो आर्ग्यूमेंट में आपको नंबर्स भेजना है। आप कितने नंबर्स भेजने इसने कुछ मेंशन नहीं किया है, कितने भी नंबर्स हम भेज सकते हैं। तो एक फंक्शन है, उसके अंदर आप 1 2 भी भेज सकते हो, 1 2 3 4 भी भेज सकते हो, 4 5 6 7 8 भी भेज सकते हो। इस तरीके से कितने नंबर भेज रहे हो आपको नहीं पता, कितने भी नंबर भेज सकते हो। तो डेफिनेटली हमें रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके पैक करना होगा पैरामीटर रिसीव करते समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर भेज रहे होंगे, अब कितने नंबर भेज रहे होंगे पता नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, फंक्शन के अंदर सेपरेट करना है इवन और ऑड नंबर में। तो ये तो लॉजिक हमें पता ही है, इवन ऑड में कैसे सेपरेट करते हैं वो हम कर देंगे। और रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के ऑड नंबर को अलग से यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है, और इवन नंबर को इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के ऑड नंबर्स का एरे हम अलग से सेंड कर देंगे और इवन नंबर का एरे हम अलग से सेंड कर देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना के, और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो उसे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, इवन एंड ऑड एंड डी स्ट्रक्चर द आउटपुट वाइल कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। यही कहने का मतलब था। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, और सॉल्यूशन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 और ये था हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है, सेपरेट इवन ऑड नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। अब इसने सबसे पहली बात तो इसने कहा है कि ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे आप कितने भी नंबर सेंड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी नंबर्स आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से रिसीव करेंगे A, B, C, तो डेफिनेटली अगर हम उससे ज़्यादा नंबर सेंड कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर ज़्यादा नंबर सेंड कर दे तो यहाँ पे हम ले ही नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, तो इस तरीके से तो हमें रिसीव नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप नाम रेस्ट दे दो या एरे दे दो, आपको पता है एरे के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करके आपको दे रहा होगा। तो CLG करोगे एरे को तो आपको यहाँ पे ये एरे फॉर्मेट में दे रहा है, ये देखो, वाव। तो यहाँ पे अगर हम कितने भी नंबर्स भेजें, लाइक 1 2 3 4 5 9 10 11 और भी कुछ अगर आप भेजते हो यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं, और भी अगर आप कुछ भेजते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एरे में ये कन्वर्ट होकर मिल रहा है। वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके आपने सारी की सारी चीज़ों को पैक कर लिया। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पैक करने के लिए, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो हमने पैक कर लिया। अब यहाँ पे एरे पे फॉर ईच आप लगा दो और इवन और सेपरेट कर लो। तो फॉर ईच क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया एलिमेंट रिटर्न करना है क्या, नए एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं क्या, नहीं रिटर्न तो नहीं करना है हमें, तो फॉर ईच कर लेंगे। अदरवाइज हम मैप कर सकते थे, बाकी मैप फॉर ईच दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप किसी सीनियर डेवलपर से मिलोगे तो उन्हें पूरा का पूरा एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ पे फॉर ईच हमें यूज़ करना है, कहाँ पे मैप यूज़ करना है। तो वही एक रीज़न है कि यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करें, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है। अगर रिटर्न करके एक नया एरे चाहिए होता तो हम यहाँ पे मैप यूज़ कर लेते। अच्छा, बाकी अगर आप एक और काम कर सकते हो, आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर फ़िल्टर यूज़ करोगे तो दो फ़िल्टर आपको लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। एक फ़िल्टर इवन के लिए और एक फ़िल्टर ऑड के लिए। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हो। एरे डॉट आपने फ़िल्टर लगा लिया, फ़िल्टर आपको पता ही है फ़िल्टर कैसे काम करता है। इसके अंदर एक फंक्शन पास कर रहे होते हैं हम लोग, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो ये अपने अंदर भी इस तरीके से एक फंक्शन ले रहा होता है। तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट आपको मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो,
फिल्टर किस बेसिस पे करोगे, कंडीशन के बेसिस पे कि एलिमेंट मॉड्यूलो 2 अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 है, अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वो पूरा का पूरा डिविजिबल है 2 से, तो वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन रिटर्न कर दोगे तो डेफिनेटली ये ट्रू फॉल्स में इवेल्युएट हो रहा होगा। तो अगर ये ट्रू में इवेल्युएट होता है तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट ही रिटर्न हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स में इवेल्युएट होता है तो वो एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है ऑड नंबर के लिए कि एलिमेंट मॉड्यूलो 2 अगर रिमाइंडर 0 बचता है दैट मीन्स वो पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है। तो अगर पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें उस एलिमेंट को रिटर्न कर देना है। लेट इवन इज इक्वल टू CLG, और CLG क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, इसने बोला था ना रिटर्न करने। तो सबसे पहले CLG करके देख ही लेते हैं क्या आ रहा है, इवन, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, और 1 मिनट रुकना, आई बिलीव कुछ चला गया गले में क्या, ठीक है। तो इसे रन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और तो ये अभी क्या आ रहा है 2 और 10 आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑड नंबर के लिए भी हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हुआ दैट मीन्स पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वो सारे के नंबर्स को आप फिल्टर कर दो। तो यहाँ पे इवन आ गया हमारा, और ऑड अगर आप देखोगे तो ऑड भी हमें मिल रहा होगा, ऑड का भी एक एरे मिल रहा होगा। ये देखो ये इवन नंबर हो गए आपके सारे के सारे, ये आपके ऑड नंबर सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे ये कह ये रहा था कि आपको यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करना ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, इवन अलग और ऑड अलग। तो यहाँ पे आपका इवन अलग, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इवन और इवन। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर की वैल्यू आपका सेम है, लाइक की भी आपका इवन है, वैल्यू में भी आप ये वेरिएबल का जो नाम है वो आपका इवन ही है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इवन एंड ऑड। तो अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर हम रिजल्ट देखना चाहें CLG रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा इवन और ऑड का। अच्छा, हाँ ये देखो इवन और ऑड का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है कि यहाँ पे आपको इवन और ऑड को डिस्ट्रक्चर कर लेना है। और अब आप यहाँ पे सेपरेटली इवन को भी देख सकते हो और ऑड को भी देख सकते हो, या इवन और ऑड दोनों के साथ काम कर सकते हो। वाओ, तो ये हमारा आ गया इवन और ये हमारा आ गया ऑड। तो यही क्वेश्चन था बेसिकली। क्वेश्चन में सबसे पहला तो ट्रिक यहाँ पे था कि ये सारे के सारे नंबर जो आप भेज रहे हो उसको यहाँ पे आप पैक कैसे करोगे। तो पैक कर लेंगे रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके, एक एरे मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिल्टर वगैरह तो ये आपका अलग लॉजिक है जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कर रखा है। तो यहाँ पे फिल्टर आप कैसे भी कर सकते हो, फॉर ईच लूप का आप यूज़ करके करना चाहते हो तो फॉर ईच यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे इवन ऑड अलग अलग वेरिएबल बना के एक ही लूप के अंदर सारा काम करके आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी वो लॉजिक आप देख लेना कैसे लगाओगे। और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इवन और ऑड एक ऑब्जेक्ट में पैक करके, और यहाँ पे उसको वापस से डिस्ट्रक्चर करके अनपैक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था कि आप इस तरीके से करो, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बेस्ड है, रिएक्ट यूज स्टेट पे बेस्ड है। रिएक्ट का यूज स्टेट अगर आपने देखा हो तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, ठीक है। अब कहाँ से ही देखोगे, अभी तक आपने किया नहीं है, जिन्होंने कर रखा है तो उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ। रिएक्ट का यूज स्टेट आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा होता है, यूज स्टेट, और यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहे होते हो, कुछ वैल्यू देके आप जीरो, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू और सेट वैल्यू इस तरीके से मिल रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ डी स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है क्या, एग्जैक्टली यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चर ही कर रहे होते हैं, वैल्यू और सेट वैल्यू को। अब ये जो वैल्यू है तो वैल्यू आपका एक वेरिएबल है, ध्यान से समझना, वैल्यू आपका एक वेरिएबल होता है, जो भी आपने यहाँ पे दे रखा है वो वैल्यू इसके अंदर आ रहा होता है। और सेट वैल्यू जो है वो फंक्शन होता है इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है। सेट वैल्यू में अगर 2 डाल रहे हो तो वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, सेट वैल्यू में अगर 3 डाल रहे हो तो वैल्यू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू और सेट वैल्यू के कॉम्बिनेशन दे रहा होता है ये यूज स्टेट। अच्छा, और इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ हद तक अपना वैल्यू बेसिकली यूज स्टेट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट तो सेम नहीं बनाएंगे बट समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन ही ले रहे होंगे गेट वैल्यू नाम का, क्योंकि फिर वो लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट ए कस्टम जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट बिहेव्स लाइक रिएक्ट यूज स्टेट। द फंक्शन शुड स्टोर ए वैल्यू लाइक स्टेट, तो एक वैल्यू स्टोर करना है इसे जो कि स्टेट करता है, और रिटर्न करना है 2 थिंग, करंट वैल्यू एंड ए फंक्शन, ठीक है। करंट वैल्यू और फंक्शन दोनों रिटर्न करना है। और फिर यूज एरे डिस्ट्रक्चरिंग टू एक्सट्रैक्ट बोथ द वैल्यू एंड द सेटर व्हेन कॉलिंग योर फंक्शन।
अच्छा, और सेटर वाला जो फंक्शन बेसिकली वही सेम चीज़ कहना चाह रहा है कि यूज एरे डीस्ट्रक्चरिंग टू एक्सट्रैक्ट बोथ वैल्यू। वहाँ पे आपको वैल्यू और एक सेटर फंक्शन मिलेगा सेट वैल्यू नाम का, या फिर आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, सेट वैल्यू, सेट समथिंग, सेट फलना डिम का कुछ भी। एरे में आपने देखा नाम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम कर रहे थे अभी, यहाँ पे हम वैल्यू दो या फिर काउंट दो, और यहाँ पे आप सेट काउंट दे दो, तो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आप ए बी भी दे सकते हो, लेकिन ये रहेगा फंक्शन ही। अच्छा, तो वही ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक वैल्यू और सेटर आपको एक्सट्रैक्ट किया हुआ मिलेगा, उसको कॉल करके आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। मान लो फंक्शन का नाम हम यूज स्टेट ही दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम ले रहे होंगे, इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेट वैल्यू में हम इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया। और रिटर्न कर रहे होंगे किस फॉर्मेट में, एरे के फॉर्मेट में वैल्यू, और साथ ही साथ एक फंक्शन होगा सेटर फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे सेट वैल्यू नाम का। ठीक है, और ये सेट वैल्यू क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, वैल नाम दे देते हैं इसका, तो जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा उसको इस वैल्यू के अंदर सेट कर देंगे। तो ये जो भी यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे होंगे हम लोग, वो इस वैल्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो एक सेटर फंक्शन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, सेट वैल्यू। अच्छा, ऑलराइट। और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, यूज स्टेट को कॉल कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू मान लो हम लोग 0 पास कर देते हैं। ठीक है, और लेट, अब यहाँ पे आपको पता है क्या मिलेगा, एक एरे मिल रहा होगा। ठीक है, क्या मिल रहा होगा, एक एरे मिल रहा होगा। CLG कर लो, एरे को आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, वाओ, एक एरे मिल रहा है जिसमें कि वैल्यू मिल रहा है हमें, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा फंक्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डीस्ट्रक्चर करके काम कर रहे होते हैं। ये रहा हमारा वैल्यू और ये रहा हमारा सेट वैल्यू। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो काउंट, और यहाँ पे आप दे सकते हो सेट काउंट। तो समथिंग लाइक दैट यूज स्टेट जब आगे आप रिएक्ट में पढ़ोगे तो इसी तरीके से ये भी काम कर रहा होता है, यूज स्टेट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे CLG करके देखो काउंट, तो काउंट के अंदर आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे 0 सेट कर रहे हैं। और अगर हम सेट काउंट करके अगर हम यहाँ पे वैल्यू काउंट का वैल्यू 5 कर दें, तो क्या आपका काउंट का वैल्यू 5 हो चुका होगा? तो मेरा जवाब है नहीं, 5 नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करो। ये जो इनिशियल वैल्यू आप दे रहे हो, यहाँ पे आपके पास वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। तो जब आप फंक्शन कॉल करोगे तब आपका यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेट हो रहा होगा और वही सेम वैल्यू आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सेट काउंट कर दोगे। यहाँ पे जो आपके पास सेट काउंट मिल रहा है, सेट काउंट में आपने वैल्यू डाला तो वैल्यू अपडेट तो हुआ डेफिनेटली, बट आप फंक्शन को क्या दोबारा कॉल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। और अगर दोबारा कॉल करोगे भी तो यहाँ पे आपका ये इनिशियल वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है, आपको पता है क्लोजर्स आपने पढ़ रखा है कि अगर फंक्शन आउट ऑफ स्कोप भी हो जाए, पढ़ रखा है ना, शॉर्ट्स में मैंने आई बिलीव बता रखा था। और अगर नहीं कर रखा तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इंटरव्यू वाले सीरीज़ में हम लोग सारी की सारी चीज़ें करेंगे, क्लोजर्स वगैरह भी करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, यहाँ पे एक फंक्शन और बना देंगे। ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, एक फंक्शन ही बना देंगे गेट वैल्यू नाम का। गेट वैल्यू ये क्या करेगा? ये रिटर्न कर रहा होगा हमें वैल्यू। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है वो ये गेट वैल्यू आपका रिटर्न कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू की जगह गेट वैल्यू ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो काउंट है आपका, काउंट भी एक फंक्शन है। यहाँ पे गेट काउंट नाम दे देते हैं इसका, गेट काउंट। तो गेट काउंट को आपको अब कॉल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको गेट काउंट को कॉल करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वैल्यू अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि फंक्शन आपका आउट ऑफ स्कोप भी हो गया, ठीक है, फंक्शन आपके एग्जीक्यूशन से बाहर भी चला गया, तब भी हम उस वैल्यू को परसिस्ट कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। यही होता है क्लोजर का कॉन्सेप्ट। और ये सब कुछ देखेंगे आगे। तो अभी फिलहाल हमने एक सेट वैल्यू बनाया, गेट वैल्यू बनाया, इस तरीके से हम पास करें। तो मेनली यहाँ पे डी स्ट्रक्चर समझना था कि एरे में जो आप इस तरीके का सिंटैक्स देख रहे होते हो, तो यहाँ पे बेसिकली हम डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल रहा होता है और एक फंक्शन मिल रहा होता है जो उस वैल्यू को अपडेट करने के काम में आता है। अच्छा, खैर वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन। और कहीं भी अगर थोड़ा बहुत आगे के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रह गया, लाइक अभी जो हम लोग सेटर फंक्शन वैल्यू क्लोजर्स वगैरह थोड़ा बहुत मुंह से निकल गया, तो उसमें अगर कंफ्यूजन हो गया है तो उसमें नहीं जाना है। मेन टॉपिक हमारा क्या था आज का? डी स्ट्रक्चरिंग। अगर वो क्लियर हो गया, वेरी गुड, सही जगह जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। और एक और बात है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट के लिए परेशान हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, जावा स्क्रिप्ट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। एंड ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ना, वो रिएक्ट के लिए ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब रिएक्ट में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा और बहुत जल्द इनफैक्ट 1-2 दिन में, या हो सकता है आपको अभी ही या शॉर्ट्स मिल चुका होगा, मे बी, मुझे पता नहीं है। मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ सारे के सारे, एडिट करके अब बेसिकली पोस्ट करके शेड्यूल कर देना है। एंड फिर उसके बाद रिएक्ट के वीडियोस मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, एंड वो भी आपको शेड्यूल्ड फॉर्मेट में मिल रहा होगा।
ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि अगर मैं कभी बाहर चला गया तो आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमने जावास्क्रिप्ट में फेस करी थी वो फेस ना करना पड़े, तो पहले से यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें पहले से तैयारी रहेंगी कि आपको वो चीज़ें मिल पा रही हो टाइम पे, शेड्यूल फॉर्मेट में रहेगा। अच्छा, तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।